क्लास 12th के बाद सभी के सामने ये प्रश्न आता है कि किस फील्ड में करियर बनाया जाए। कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ जाते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के बिजनेस को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से हर कोई अपने करियर के बारे में सोचता है। ये वीडियो 12th के बाद एक बेहतरीन ऑप्शन के बारे में आपसे चर्चा करने का माध्यम है और वो विषय है सिविल सर्विसेज। क्या होता है सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज का मतलब होता है कि आप सिविल सर्वेंट के रूप में देश और समाज की सेवा करेंगे। आपने अपने आसपास IAS, IPS ऐसे ऑफिसर्स को तो देखा ही होगा। इन्हीं को कहते हैं सिविल सर्वेंट। और ये यहां तक कैसे पहुंचते हैं? ये यहां तक पहुंचते हैं UPSC की परीक्षा को क्लियर करके। तो 12th के बाद UPSC की परीक्षा की तैयारी करना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसको वो सिविल सर्विसेज एग्जाम कहलाता है। इसको प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से ये परीक्षा पूरी होती है। जो विद्यार्थी इन तीनों स्टेज को क्लियर कर लेते हैं वो अपना करियर सिविल सर्वेंट के रूप में स्टार्ट करते हैं। ये निश्चित रूप से एक शानदार करियर है जिसमें आप मीनिंगफुल हो जाते हैं। सोसाइटी और देश के लिए अपनी क्षमताओं का बेहतरीन प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि IAS का कोई एग्जाम होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि IAS का एग्जाम अलग से नहीं होता। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संरचना है, ये हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है और इसमें 24 पोस्ट आपको मिलती हैं ग्रुप A और ग्रुप B के लिए। इस सर्विसेज में आपकी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है और इसी में सबसे बड़ी पोस्ट होती है IFS, IAS, IPS, IRS। इस तरह से ये 24 पोस्ट एक के बाद एक होती है। तो आप समझ गए होंगे कि UPSC के एग्जाम की तैयारी का मतलब क्या मिलना है या क्या मिल सकता है आपको। अब सवाल उठता है कि 12th के बाद ही ये तैयारी क्यों करनी है। देखिए, इस विषय पर बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहली बात कि पहले ग्रेजुएशन खत्म करके फिर UPSC की तैयारी करने का पैटर्न था। आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया है कि आप 12th की एग्जाम को पास करने के बाद पहले UPSC के बारे में सब कुछ जानिए, समझिए, अपना मन बनाइए कि इस परीक्षा में आपको अपीयर होना है और अपने आप को एक सिविल सर्वेंट के तौर पर स्थापित करना है। एक तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये कि बहुत कम प्रेशर में आपकी तैयारी होती चली जाती है, क्योंकि 3 साल का समय एक पर्याप्त समय होता है अलग अलग विषयों को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए। दूसरा, करंट अफेयर्स जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ करंट अफेयर्स में अपनी रुचि या अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और लगातार इस पर एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? 3, 4 या 5, जबकि UPSC में लगभग 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अलग अलग 15 सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप UPSC के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन करते करते अगर आप और विषयों को पढ़ते हैं तो इससे आपकी समझ बेहतर होती है, आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप 12th के बाद से ही UPSC के एग्जाम की तैयारी शुरू करें। इसके अलावा बहुत कम उम्र में ये सफलता मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के 3 सालों का बेहतर प्रयोग करें, एक सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस में काम करें, तो आप पहले अटेम्प्ट में भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए इस एग्जाम को अच्छे से समझना होगा और ये भी समझना होगा कि वो कौन सी मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं जो UPSC में असफलता का कारण बनते हैं। और उसके लिए एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मिथक। मिथक का मतलब क्या होता है? ऐसी बातें जिनको हम बिना सवाल जवाब किए मान लेते हैं, वो मिथक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मिथ। तो जो UPSC के मिथ्स हैं या मिथक हैं वो बहुत सारे हैं। इन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो इस परीक्षा में लगातार उठते रहते हैं, जो कि इसके प्रॉब्लम्स या मिथ कुछ भी आप कह सकते हैं। सबसे पहला सवाल है
कि सभी को लगता है कि यूपीएससी एक बहुत टफ एग्जाम है, एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। देखिए, ये बात अपने आप में सही भी है, पर जानना होगा कि इसके डिफिकल्ट होने के क्या कारण है। इसके डिफिकल्ट होने का सबसे पहला कारण ये है कि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा विस्तार है, यानी कि इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। इस वजह से आपके पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स की संख्या और आपके पढ़ने का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर अकेले बात पढ़ने से तो बनेगी नहीं, पढ़ाई करने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी करना है। इस तरह से बहुत सारे ज्ञान को सहेजना है, समेटना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के अनुसार उसका उत्तर करना है। इस वजह से ये एग्जाम अपनी प्रकृति में, अपने नेचर में डिफिकल्ट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। कैसे इसकी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, ये आपको समझना होगा कि सही गाइडेंस और सिलेबस को ठीक तरीके से समझ के और टाइम मैनेजमेंट ठीक करके आप इस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके विषय में एक और वीडियो हम बनाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। एक और सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि जो टॉपर रहे हों, इंटेलिजेंट रहे हों। अगर 95% है, 90% है और यूपीएससी की तैयारी करने की बात कही जा रही है तो लोग समर्थन करते हैं। अगर परसेंटेज थोड़े से कम हो और आपने किसी से कहा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपकी तरफ ऐसे देखता है जैसे किडनी मांग ली हो आपने कि अच्छा तुम करोगे यूपीएससी की तैयारी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी एक मिथ है जो बदल गया है। जानते हैं कैसे? तो कौन है इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट वो है जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा आए हों? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंसी केवल मार्क्स के आधार पर नहीं देखी जा सकती। स्कूल में सभी के परफॉर्मेंस अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर किसी वजह से आपके एकेडमिक ईयर्स के मार्क्स कम भी रहे हों पिछले बार के, तो इससे यह तय नहीं हो जाता कि आप आगे कुछ कर नहीं सकते। बल्कि आप यूपीएससी एग्जाम में जितना फोकस्ड होके, विल पावर के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे, तो आप उसमें निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। उसमें इंटेलिजेंसी का फैक्टर कोई बहुत काम नहीं करता है। और जो लोग बहुत अच्छा नंबर स्कोर करते रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनको पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस है, वो ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कोई भी हार्डवर्क कर सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस मिथ को एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए और केवल फोकस्ड होके एक टारगेट बनाइए और यूपीएससी एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाइए। एक और मिथ या समस्या ये है कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, आर्ट्स ले लिया जाए, हिस्ट्री ले लिया जाए, इससे यूपीएससी में हेल्प मिलेगी। मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि आप ग्रेजुएशन में जो भी विषय पढ़ेंगे वो विषय आपके रुचि के होने चाहिए, यानी आपके इंटरेस्ट के होने चाहिए। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा यह है कि आप अगर अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से उन पर बात कर पाएंगे, और आगे अगर वही विषय यूपीएससी में पूछे गए जिसकी की संभावना है तो आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं और आप आर्ट्स ले लेते हैं ये सोच के कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी आपको हेल्प करेगी, देखिए यहां पे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अब पूरी तरह से हेल्प नहीं करते, आंशिक यानी कि पार्शियली हेल्प करते हैं। यानी आप ग्रेजुएशन में जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी 3 विषय पढ़ेंगे, वो 3 विषय उन 15 विषयों में से एक होंगे जो यूपीएससी के सिलेबस में दिए गए। इसलिए आप ग्रेजुएशन में अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट लीजिए। इससे आपके पढ़ने की हैबिट बढ़ेगी, आपके रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी। तो इस तनाव से मुक्त हो जाइए कि मुझे आर्ट्स लेने ही लेना है, हिस्ट्री मुझे लेनी ही लेनी है। क्योंकि ऐसा होगा कि जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे और अलग अलग सेगमेंट्स पढ़ेंगे तो 100% लोग 100% सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ऐसा तो होगा ही कि अगर आप 15 चीजें पढ़ रहे हैं तो 12 बहुत अच्छी होंगी, 1-2 गड़बड़ भी हो सकती है, और ऐसा सबके साथ होगा। तो आपको इस विषय से नहीं तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना है। आपको ग्रेजुएशन में अपने मनपसंद विषय चुनने हैं, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, जिससे कि इंटरव्यू देते समय आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। ऐसा ना लगे कि आपने जबरदस्ती ग्रेजुएशन की है।
बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपने इंटरेस्ट के विषय पढ़े, आप उनके बारे में जानते हैं। और यूपीएससी की तैयारी और ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट्स के लेवल पे एक मत कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स अपनी एक अलग व्यवस्था से चलते हैं, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के द्वारा दिए जाते हैं, जिनके अपने सिलेबस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और यूपीएससी का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, रिलेशन तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पूरे करके आप यूपीएससी में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। यहां ग्रेजुएशन में आप अपने मनपसंद विषय पढ़िए, और इन विषयों को जब यूपीएससी अपने सिलेबस में शामिल करेगी तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा यूपीएससी में क्वालिफाई करने वाले किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं? इंजीनियरिंग के। और भी स्ट्रीम है, लेकिन इंजीनियरिंग में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती। कहने का मतलब साफ है कि आप ग्रेजुएशन में मनपसंद विषय पढ़िए, और यूपीएससी का एग्जाम देते समय, इसकी तैयारी करते समय इसका फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आपने इसको ठीक तरीके से 3 साल पढ़ा हो। तो मेरे ख्याल से अब ये बात स्पष्ट हो गई हो। और सवाल है जो एस्पिरेंट्स को परेशान करता है, और वो है कि यूपीएससी के एग्जाम में 16 या 18 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। हमारे हॉस्टल में एक हमारा दोस्त हुआ करता था। उसके बारे में हम मजाक में कहते थे कि वो इतनी पढ़ाई करता है कि जब लाइट चली जाती है ना तब भी पढ़ता ही रहता है। उसको पता ही नहीं चलता कि लाइट चली गई है, और वो बैठ के पढ़ता रहता है। सुनिए, 16, 18 या 20 घंटे पढ़ने का मिथ एकदम गलत है। यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भले ही 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे, कितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो, सबसे जरूरी बात है कि आप रोज पढ़ रहे हो, यानी कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहां क्वांटिटी की बात बिल्कुल भी नहीं है, यहां बात है निरंतरता की, कि आप रोज 5 घंटे पढ़ते हैं या आप रोज 3 घंटे पढ़ते हैं। और 16 और 18 घंटे तो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ इस समस्या से निकला जा सकता है। तो ये वो सारे मिथ थे जो यूपीएससी को लेकर बनाए जाते हैं। एक बात और है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर तैयारी की और फेल हो गए तो, यानी कि डर लगा रहता है कि असफल हो गए तो क्या करेंगे। देखिए, असफलता और सफलता यूपीएससी में, इसमें एक बहुत ही मामूली सा एक धागे जैसा अंतर है, क्योंकि यूपीएससी में सब कोई क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होता है, फेल तो कोई वैसे भी नहीं होता। तो आपको ये समझना होगा कि आप कुछ गलतियां ना करें, या इस एग्जाम के नेचर को अच्छे से समझें और अपने आप को पूरी तरह से अनुशासित रखें, तो निश्चित रूप से आपको असफल होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा। आपको यह जानना होगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, और आपको यह भी समझना होगा कि इस परीक्षा में आपको अपने आप को किन किन लेवल पे, किन किन स्तरों पर आपको सही रखना है। तो अब बात करते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जिससे कि आप निश्चित रूप से अपने आप को सफल अभ्यर्थी के रूप में ही देखें। आखिरकार फेल होने के लिए कौन पढ़ता है? तो हम पास होने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी है, पात्रता है ग्रेजुएशन के बाद, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो। इसमें आपके कितने परसेंटेज आए हैं ये मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। जो लोग ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, यानी कि फाइनल ईयर में है, वो भी इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम में आप 21 साल से लेकर 32 साल तक, 21 से 32 की एज तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। याद रखेंगे कि फॉर्म फिल करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, अपीयर होने से होता है। और एज लिमिट की जहां तक बात है, तो जनरल कैटेगरी में 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक 6 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको। ओबीसी के लिए और
SC/ST के लिए ये कैटेगरी और बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी पूरे साल भर के एग्जाम्स का कैलेंडर पहले ही बता देती है। जैसे इस बार 2020 में अक्टूबर में प्रीलिम्स एग्जाम अभी फिर से रीशेड्यूल हुआ है, पहले जो मई में होने वाला था। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आती हैं कि इस साल के लिए कितनी वैकेंसी है। आमतौर पर फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 5 से 6 लाख लोग अपीयर होते हैं। फिर जब इतने सारे लोग अपीयर होते हैं और वैकेंसी मान लीजिए कि 400 है, तो फिर प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। ध्यान रखिए कि 5 से 6 लाख लोग अपीयर होते हैं और 400 सीट्स होती हैं या वैकेंसी होती है। तो सबसे पहले इसके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। प्रीलिम्स का एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। याद रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का 100 क्वेश्चंस का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। जो दूसरा पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम एक छटनी का एग्जाम है। यहां पे जितनी वैकेंसी है, मान लीजिए 400 वैकेंसीज है, तो 400 वैकेंसीज के 15 या 16 टाइम्स लोग मेंस यानी कि इसके अगले स्टेप मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे, मेंस एग्जाम तक जाएंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है और मेंस का एग्जाम रिटन फॉर्मेट में होता है और मेंस के एग्जाम से ही ये तय होता है कि आप इस एग्जाम में आगे क्या करने वाले हैं। यानी प्रारंभिक परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स इस परीक्षा में ऐड नहीं होते। ये केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होता है जिसमें आपको मेंस तक पहुंचना होता है। मेंस की परीक्षा जिसमें आपके 9 पेपर होते हैं, यहां से ही सारी सही एक रेस शुरू होती है। हालांकि प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस केवल एग्जाम को क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचने में है। फाइनल रैंकिंग में या जब नंबर जुड़ते हैं तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर से ही रैंक बनती है और उसी के बेस पर फिर आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोस्ट यूपीएससी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीएससी एक विस्तृत, एक लेंदी एग्जाम है, इसलिए इतनी सारी प्रक्रिया को सुन के आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस जैसी पोस्ट लेना चाहते हैं, तो इतना बड़ा एग्जाम तो देना ही होगा। आखिरकार पॉकेट में 5 रुपए रख के असली कार कैसे खरीदी जा सकती है। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। आपकी सक्सेस और आपके बीच में एक मेहनत का अंतर है और इसी को हम यूपीएससी का एग्जाम कह सकते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इसको निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में लेना है और यह सोचना है कि इस परीक्षा को तो मैं पास करके ही रहूंगा। पहले मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक प्रोबेबिलिटी होते हैं, यानी कि एक संभावना होते हैं। उनमें अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, सही टाइम मैनेजमेंट के साथ मेहनत की जाए, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप उनको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एग्जाम को आपको इसी एटीट्यूड के साथ देखना है। ये बिल्कुल सही शब्द है, एटीट्यूड। इस शब्द को आपको पहचानना है। एटीट्यूड मतलब कि आपको ये सोचना है कि मैं इस एग्जाम में सफल होने वाला हूं, निश्चित सफल होऊंगा। कैसे, ये दूसरी बात है। आपको अपने आप को सिविल सर्वेंट के रूप में देखना ही है और लगातार उसके लिए मेहनत करनी है, क्योंकि जितनी भी आप मेहनत कर लें, यूपीएससी का एग्जाम निकलने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है और मेहनत उसके मुकाबले में कितनी भी कर ली जाए तो कम है। और आखिरकार एक बार ढंग से मेहनत कर ली जाए या जीवन भर टुकड़ों में मेहनत की जाए, बात तो वही है ना। तो ये आपको चुनना है। इसलिए इसमें यह देखना है कि इस चुनौती को कैसे अवसर या अपॉर्चुनिटी के रूप में बदला जाए। तो यूपीएससी की तैयारी करते समय अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो या कोई भी बात आपके मन में आती हो, कोई भी पैरामीटर आपको डिस्कस करना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सीधा मुझसे सवाल कर सकते हैं और
इस एग्जाम को लेके आपकी कोई भी क्वेरी अगर मुझ तक पहुंचेगी तो मैं निश्चित रूप से उसका आंसर आपको दूंगा। बाकी यूपीएससी की तैयारी करनी कैसे है, इसकी क्या रणनीति है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। 12th क्लास के बाद यूपीएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पेरेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम की तैयारी करने में भी बहुत फायदा है एस्पिरेंट्स का। इतने सारे सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, अलग अलग ढंग से चीजों को देखना, पढ़ना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, निश्चित रूप से इससे किसी भी स्टूडेंट का लेवल तो बढ़ता ही है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करना और इसकी तरफ झुकाव या रुझान हमें और आपको मिलकर बढ़ाना होगा। सभी को यह समझाना होगा कि यूपीएससी कोई डरने का एग्जाम नहीं है, बल्कि मेहनत करने का एग्जाम है। और इससे वो मिल सकता है जिससे कि आप अपनी पूरी लाइफ में अपनी क्षमताओं को बेहतरीन ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। तो इस एग्जाम से डरना नहीं है, इसको एक ऑप्शन के रूप में देखना है। और 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कम प्रेशर के साथ इस तैयारी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कम एज में एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शुभ